नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ और एक नए बिंदु के साथ। तो जैसा कि आप देख कर पहुँचे हैं यहाँ पर, तो आज का जो बिंदु रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। जो महिलाएं घर के कामों में व्यस्त रहती हैं उन महिलाओं के लिए है कि वो तैयारी किस प्रकार से करें। लगातार क्या है कि मैसेज आ रहे थे कि जो महिलाएं घर पर रहकर जिन्हें घर का काम काज करना पड़ता है या परिवार को भी साथ साथ में संभालना पड़ता है, तो वो महिलाएं कैसी रणनीति बनाएं, किस प्रकार तैयारी करें कि वो भी जो ये दौड़ है इस दौड़ में वो बराबर दौड़ सके। तो काफ़ी सोचने के बाद और काफ़ी मनन करने के बाद मैं ये क्लास लेकर आया हूँ। तो इस क्लास के अंदर मैं ऐसे ही नहीं बात करूँगा कि हाँ ये कर लेना चाहिए, जैसे मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ क्लासें मैंने देखी है कि उनके अंदर 10 मिनट में 5 मिनट में वो सारे टिप्स बता दिए जाते हैं कि एक महिला कैसे तैयारी कर सकती है। तो महिला जिसका जीवन जो है बड़े द्वंद्वों से भरा रहता है, इतनी 5 मिनट में है बड़ा मुश्किल है। तो मैं विस्तार से बताने वाला हूँ प्रत्येक चीज़ भी, किस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके अलावा भी आपकी अगर कोई समस्या हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब जो है वो 100% दूंगा और विशेष रूप से मैं स्वयं ही दूंगा। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि मैंने स्वयं ने मतलब एक तो विषय हिंदी होने से अधिकतर इस विषय में अधिकतर महिलाएं रहती हैं और मेरा जो सामना रहा वो अधिकतर ऐसी महिलाओं से ही रहा, या मेरी जो विद्यार्थी रही उनमें से अधिकतर ऐसी महिलाएं रही है जो घर के काम के साथ ही तैयारी कर रही थी। तो मैंने बार बार उन लोगों पर मतलब उन लोगों को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए बार बार सोचता रहा मैं काफ़ी वर्षों से। जैसे मैं लगभग 2017 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2017 से लगातार सोचते सोचते भी नए उपाय निकालते, फिर कोई समस्या आती, फिर कोई नया उपाय निकाला जाता, फिर कोई नया विद्यार्थी को कोई नई समस्या आती, फिर हम कोई नया उपाय निकालते। तो इस तरह से एक मतलब पूरी तरह से उस चीज़ से मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ कि महिलाएं किस प्रकार से तैयारी कर सकती हैं। तो आप आराम से जल्दबाजी न करें और आराम से मैं प्रत्येक बिंदु को आसानी से समझाने वाला हूं कि कौन सी समस्या का किस प्रकार आप समाधान कर सकते हैं और किस प्रकार आप भी कंपटीशन की दौड़ में बराबर के भागीदार बन सकते हैं और अपना चयन करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो बात है देख लीजिए आप। सबसे पहली बात तो क्या है? सबसे पहली बात है आपके सामने है। सबसे पहली बात तो है अपने आप को विशेष समझे कि आप अपने अगर आपने तैयारी का सोच लिया है कि आपने तैयारी करनी है, आप चाहे किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कांस्टेबल की कर रहे हैं, चाहे आप तृतीय श्रेणी अध्यापक की कर रहे हैं, या आप वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे हैं, व्याख्याता की कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं, आईएएस की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं एक घरेलू महिला होते हुए, तो आपने अगर ये सोचा है अपने परिवार को संभालते हुए आपने ये सोचा है कि आप तैयारी करेंगे, तो आप अपने आप में विशेष हो जाते हो। क्योंकि 90% जो महिलाएं हैं वो ये हौसला जुटा ही नहीं पाती हैं, वो ये हौसला जुटा ही नहीं पाती है कि वो परिवार के साथ तैयारी कर लेंगी। तो आपने ये फैसला लिया है तो आप विशेष हैं। तो अपने आप को बिल्कुल सबसे पहले तो अपने आप को विशेष माने और सोचे कि हाँ ईश्वर ने, अगर आप जिस भी ईश्वर को आराध्य को मानते हैं, तो उन्होंने आपको चुना है, उन्होंने आपको ये शक्ति दी है कि आप कंपटीशन में बैठ सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं और आप जीत सकते हैं। तो उसने अगर इतना करने की शक्ति दी है तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो और भी शक्ति आपको देगा। ये तय है कि कुछ आप करोगे, वो आपको देखना चाह रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप वास्तव में कोशिश करेंगे तो वो आपके साथ है और वो ज़रूर आपका साथ देगा। और वो नहीं, मैं कहूँ हर व्यक्ति आपका साथ देगा, क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो मेहनत करता है उसका साथ सभी देना पसंद करते हैं। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को विशेष समझे। दूसरी बात ये है कि दृढ़ निश्चय, जब सोच लिए ना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि वो एक है ना, औंकली में सर दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। तो वो बात है कि जब सोच लिया है, जब मैदान में उतर ही गए हैं, तो फिर घबराना नहीं है, फिर दृढ़ निश्चय हो जाइए
कि अब जब सोच लिया है तो फिर पीछे पैर नहीं हटाना, चाहे साल कितने ही लग जाए, चाहे सारी उम्र लग जाए, लेकिन पीछे पैर नहीं हटाना है, आगे ही आगे जाना है, पीछे हटाना नहीं है पैर, चाहे कुछ ही हो जाए। और ये जो है कभी भी हो सकता है। आप तैयारी अगर सोचेंगे ना, आप विश्वास मानिए, हम टीचर्स हैं, मैं नहीं, आप किसी से, जो अध्यापक, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं या जो मार्गदर्शन कर रहे हैं लगातार, आप उनसे पूछ लीजिए। ऐसे लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तैयारी की, जिन महिलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में तैयारी की, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपने अगर सोचा है तो दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब मैं पैर पीछे नहीं हटा सकती, अब मैंने जीतना ही जीतनी। अब अगर एक बार सोच लिया है तो मैं जीतूंगी ही जीतूंगी। अब इस दृढ़ निश्चय में एक चीज़ और आपने तय करनी है कि आपने अपना टारगेट तय करना है। टारगेट क्या, बदलते नहीं रहना बार बार, जो है ना, जैसे हम होते हैं कि एक घरेलू महिला के लिए ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है कि आपने टारगेट एक रखना है। एक से तात्पर्य है कि कोई जैसे सेम जो होती है वो आप रख सकते हो। कहने का तात्पर्य, जैसे आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी हिंदी से कर रहे हो तो आप व्याख्याता की तैयारी भी कर सकते हो हिंदी से, आप नेट सेट की परीक्षा भी दे सकते हो हिंदी से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर सकते हो हिंदी से। तो ये सारी चीज़ें जैसी एक जैसी होगी, इनको तैयारी कर सकते हो। आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आईएएस की तैयारी भी साथ साथ में कर सकते हैं। इस तरह से एक जैसी, जो एक जैसा रास्ता नज़र आए वहाँ आप उस रास्ते पर जा सकते हैं। बाकी आपने क्या है कि चेंज नहीं करना कि आप कांस्टेबल की करते करते सेकंड ग्रेड की करने लगे, फिर आरएएस की करने लगे, फिर आईएएस की करने लगे, जो भर्ती आई उसके पीछे पड़ गए। तो मतलब इतना समय नहीं होता है, तो आप पिछड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें जब तक आपको महारत हासिल होने लगेगी तब तक आप उसको छोड़ के दूसरे में लग जाएंगे, उसमें जब तक होगी तब तक आप तीसरे में लग जाएंगे। तो इस तरह से आप एक में भी नहीं सक्सेस हो पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि टारगेट कोशिश करें अगर आपको समय कम मिलता है तो। घरेलू महिला होने से तात्पर्य है कि आपको घर पर कामकाज करना पड़ता है, आप फ्री नहीं है। अगर फ्री है तो आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि आपको अगर खाली मतलब ऐसा नहीं कि विवाह होने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि विवाह होने के बाद अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में या आप किसी हॉस्टल में रहकर तैयारी कर रहे हैं और आपको वहाँ समय दिया गया है कि आप पूरे वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, जब तक आपका चयन नहीं हो जाता, या हॉस्टल में रहकर तैयारी कर सकते हैं, घर बार की आपको कोई चिंता नहीं है, तो फिर तो वो कोई चीज़, आप जो मर्जी तैयारी कीजिए, वो तो आप नॉर्मल विद्यार्थी हो गए, ठीक है ना। लेकिन आपको घर में रहते हुए अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पति के साथ, इन सब के साथ रहते हुए अगर आपको तैयारी करनी पड़ रही है तो ऐसी स्थिति के अंदर, ठीक है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तैयार रहना है। कहने से तात्पर्य आपको लगातार ये अपने आप को समझाना है कि हाँ, मैंने ये करना है और मैं कर रहूँगा। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कि परिवार को विश्वास में लेना, ठीक है ना। ये जो सारी बातें बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने आई है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी रहे हैं उन्होंने मुझसे पूछा है, फिर हमने उस पर मनन किया है, इस तरह से लंबे समय के बाद ये कि पूरे परिवार को विश्वास मिले। विश्वास से तात्पर्य ये होता है कि हमारे साथ क्या होता है कि महिलाएं जब तैयारी कर रही होती है तो घर में बहुत सारे काम होते हैं, मतलब बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को संभालना, उनका खाना, पति को सुबह जॉब पर जाना होता है, उसके लिए खाना वाना तैयार करना, घर के सारे काम करना। तो इन सब के साथ जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, तैयारी हो नहीं पा रही होती है, तो हमारे जो रिलेशन परिवार के साथ होते हैं वो थोड़े गड़बड़ाने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ सोच नहीं रहा है, मेरा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। बच्चों की तरफ देखते हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि बच्चे भी मेरा नहीं सोच रहे हैं। मैं 1 घंटा तैयारी करने बैठती हूँ तो उसी बीच में कोई चाय का कह देता है, कोई खाने का कह देता है, कोई अन्य कोई काम कह दिया जाता है। तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पति के बारे में भी ऐसा सोचने लग जाती हैं कि नहीं, मैं अभी तो पढ़ने बैठी थी, मेरे साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से दिमाग में बातें न लाएं, क्योंकि वो सभी आपके परिवार का एक अहम हिस्सा है, तो वो ज़रूरी है, ठीक है ना। उनको विश्वास में लाएं, उनके साथ किसी प्रकार का द्वंद्व न रखें, उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव अपने मन में न लाएं। और विश्वास में लाने का तरीका ये है कि अगर कोई आपकी हेल्प नहीं करता है, मान लो आपके पति जो हैं वो आपकी हेल्प उस लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है ना, आपकी सासू माँ है या आपके ससुर जी हैं या आपके घर में अन्य जो भी सदस्य हैं वो आपकी उस लेवल पर हेल्प नहीं कर पा रहे हैं जितनी आप चाह रहे हैं, तो भी आप उन्हें बार बार यही कहें कि आप मेरी बहुत अधिक मदद कर रहे हैं। विशेषकर अपने पति से बार बार ये कहते रहें कि आप अगर इस तरह से मेरी मदद नहीं करते
तो मैं ये तैयारी नहीं कर पाती। मेरा एक सपना है कि मैं मतलब खुद कुछ बनूं, मेरा बचपन से ही था और फिर विपरीत परिस्थितियों के चलते मैं ये नहीं कर पाई। लेकिन अब आपके हौसले से, आपके साथ से, आपके विश्वास से मेरे अंदर भी विश्वास जगा है कि मैं ये कर लूँगी। तो इस तरह की बातें जब आप अपने पति से, अपनी सासू माँ से करती हैं तो कहीं ना कहीं उनमें भी मतलब आपके प्रति प्रेम जागृत होता है और वो कोशिश करते हैं कि नहीं, हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने से तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं आपके पति या सासू माँ के दिमाग में बात आती है कि जॉब की कहाँ ज़रूरत है, ऐसे ही ज़बरदस्ती की जा रही है, घर का काम समय पे नहीं हो पा रहा है। पति ऐसे सोचते हैं कि मेरा खाना जो है वो अच्छा नहीं बन पा रहा है, या मुझे समय पर खाना नहीं मिल पा रहा है, या मैं घर आता हूँ तो मुझे चाय चाहिए होती है और ये पड़ रही होती है। तो ऐसे दिमाग में आ सकता है, ठीक है ना। तो उनके कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट जो है उनके दिमाग में आ सकते हैं। लेकिन आप रेगुलर उनको इस तरह से कहते रहेंगे कि नहीं, आप मेरा बहुत साथ दे रहे हैं, आपकी वजह से ये ऐसा हो रहा है, मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरा मन बहुत करता है कि मैं भी आपके प्रत्येक काम में हाथ बटाऊँ, लेकिन ये थोड़ा सा समस्या है, बस ये परीक्षा हो जाए उसके बाद फ्री हो जाएंगे। इस तरह से करके आप उनको विश्वास मिले। 100 में से 100% ध्यान रखें कि आप नकारात्मक विचार, क्योंकि नकारात्मक विचार आएंगे ना तो वो आपके मार्ग में बाधा ही बनेंगे, वो आपको कभी फ़ायदा पहुंचाने वाले नहीं है। क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हैं कोई आपको बाधा पहुंचा रहा है, कोई परिवार का सदस्य आपका साथ नहीं दे रहा है और उसको आप नेगेटिविटी के रूप में अपने मन में रख रहे हैं, तो वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है। क्योंकि नकारात्मक विचार आने से ऐसा तो है नहीं कि वो जो बाधा पहुंचा रहे हैं वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे, वो तो पहुंचेगी। एक बाधा तो वो पहुंचा रहे हैं, एक बाधा आपने अपने दिमाग में अपनी तरफ से पैदा कर ली, तो ये डबल हो गया। तो वो किसी भी तरह से उस नकारात्मकता को अपने दिमाग पर हावी न होने दे। हर पल अपने आप को शांत रखें, ठीक है ना, और तैयार रखें कि नहीं, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इन परिस्थितियों के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है। तो आप देखना 100% फ़ायदा होगा। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे, जब आप शांत रहेंगे, तो आपकी पढ़ाई जो है, आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो 2 घंटे में आप 4 घंटे का काम करेंगे। और अगर कहीं नकारात्मक विचार आए तो आपकी 2 घंटे की पढ़ाई में आप 30 मिनट ही पढ़ पाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद ये है कि धैर्य रखें, हमेशा धैर्य रखें, कभी भी किसी प्रकार से किसी से भी नाराज़ न हो और शांति के साथ। मतलब कोई दिन अगर ऐसा आता है कि जिस दिन आप नहीं पढ़ पाते हैं तो परेशान न हो, ठीक है ना, परेशान न हो और सोचे कि कोई बात नहीं, किसी तरह से मैं कल मैनेज कर लूँगी, कल जो है किसी तरह से इन घंटों को कल मैनेज कर लूँगी। नहीं तो आने वाले 3-4 दिनों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, आज जितने घंटे मेरा टारगेट था वो अगर पूरा नहीं हुआ है तो आने वाले घंटों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, ठीक है ना, चाहे 20-20 मिनट बढ़ाना पड़े, चाहे आधा घंटा ही पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं बढ़ा के किसी भी तरह से अपनी नींद को कम करके, नींद का जो समय है उसको कम करके मैं किसी तरह से इसको मैनेज कर लूँगी। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूँ, ठीक है ना। इसको रखना जरूर है इस तरह से दिमाग के अंदर, लेकिन लगातार चलते रहना, ठीक है। इसलिए धैर्य रखें। कोई अगर आप पढ़ रहे हो, अचानक कोई काम कह देता है परिवार का सदस्य या बच्चों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया हो जाती है, तो भी धैर्य रखें हमेशा। तो ये धैर्य जो है आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसके बाद ये है कि कार्यक्रमों से दूरी रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, बड़े ही प्यार से अपने आप को उससे अलग करने का, मतलब झटक कर कभी किसी से अलग न हो, रिक्वेस्ट के साथ, निवेदन के साथ उससे अपने आप को अलग करें किसी भी प्रकार के कार्यक्रम से। घर में हो तो मजबूरी हो जाती है, लेकिन घर से बाहर, जैसे किसी का जन्मदिन है, किसी का विवाह है, किसी की पार्टी है, किसी भी प्रकार का, आप अपनी तरफ से उससे बड़े ही प्यार से अपने आप को अलग कर लें। क्योंकि वो जो समय रहता है वो समय आपके लिए गोल्डन टाइम रहता है। गोल्डन टाइम कैसे रहता है कि परिवार के सदस्य अगर किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं तो घर पर परिवार के सदस्य कम होंगे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो बाहर से खाना भी खाकर आएंगे, तो आपको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और वो घर पर भी नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पूरा समय मिलेगा कि आप शांत माहौल के अंदर अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इन कार्यक्रमों से, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, कम से कम, क्योंकि जो बाहर के परिवार के साथ जो संबंध है वो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, मतलब वो बिगड़ते बनते रहते हैं, वो कोई परमानेंट नहीं होता है, ठीक है ना। कभी बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, वो परमानेंट बिगड़ने वाला उसके अंदर कुछ नहीं होता। तो आप कुछ समय के लिए निवेदन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो निवेदन करके भी आप किसी तरह से
मतलब उस चीज़ से अपने आप को अलग कर सकते हैं कि मेरी परीक्षा नज़दीक है, वैसे ही मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो मुझे क्षमा करें, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर पहुंचूंगी। और जैसे ही मैं देखती हूँ आजकल में जैसे दिन का समय मिलेगा तो मैं दिन में स्पेशल मिलने आ जाऊँगी आपसे, अभी थोड़ा सा मैटर बाकी है तो मैं नहीं आ सकती। इस तरह से आप अपने आप को अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग ज़रूर करना है, स्थिति चाहे कोई भी रही। फिर होता है पुस्तकों का चयन। एक आपने पुस्तकों का चयन करना है। पुस्तकों के चयन के लिए क्या करना है, आप या तो किसी चैनल पर चेक कर लीजिए, चैनल पर चेक नहीं करें तो किसी ऐसे विद्यार्थी से, किसी के माध्यम से, या तो कोई ऐसा शिक्षक जो लगातार लंबे समय से मार्गदर्शन कर रहा है। आप किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ऐसा शिक्षक जो उस विषय की व्याख्याता की तैयारी लंबे समय से करवा रहा है, तो ऐसे शिक्षक से आप मार्गदर्शन लें, उनसे पुस्तकों का चयन करवाएं, उनसे पुस्तकें पूछें और वो पुस्तकें घर पर लाएं और फिर उनसे पढ़ने का तरीका पूछें कि किस पुस्तक को किस तरह से पढ़ा जा सकता है। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख लें और उस तरह से उन पुस्तकों से तैयारी करें। पुस्तकों का चयन करें, मतलब सेलेक्टेड जो है वो रखें, ज़्यादा जो है भीड़ इकट्ठी न करें, पुस्तक जो है ज़्यादा इकट्ठी न करें, क्योंकि आपके पास समय जो है वो थोड़ा सा सीमित रहता है। तो सीमित समय में जितना हो सके ज़्यादा पढ़ें। और सीमित पुस्तकों से तात्पर्य ये नहीं है कि कम लेनी, अब जिसमें पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं हो पा रहा है ऐसी पुस्तकें ले लेंगे तो वो फिर कभी चयन नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए किसी ऐसे शिक्षक का, मतलब ऐसे किसी से न ले ले कि जो नॉर्मल, जैसे नॉर्मल पढ़ा रहा हो, नॉर्मल उसे नॉलेज ही नहीं हो, कोई नया लंबा चौड़ा अनुभव हो और वो आपको कुछ गाइडेंस कर दे, आप उसके गाइडेंस के बुलावे में आकर फिर आप रह जाएं, ऐसे नहीं। जिस व्यक्ति का पहले से चयन हो रखा हो कहीं, ठीक है ना, और जिसने बहुत सी परीक्षाएं स्वयं ने पास की हों, और जो जिसके नेतृत्व में या जिसके सानिध्य में बहुत सी परीक्षाएं विद्यार्थियों ने परीक्षाएं पास की हों, ऐसे किसी शिक्षक से आप मार्गदर्शन ले, और जो वर्तमान में मार्गदर्शन कर रहा हो ऐसे किसी शिक्षक से पुस्तकों का चयन करें, ठीक है ना। पुस्तकें सीमित रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बार उनको रिवाइज करें। अब आता है पुस्तकों का चयन के बाद एक आती है समय सारणी। तो मैंने समय सारणी आपके लिए स्पेशल बनाई है, ठीक है ना। उस समय सारणी को आप देख सकते हैं क्या है, ये प्रत्येक घरेलू महिला के लिए हो सकती है, जो घर का कामकाज करने वाली महिला है उस प्रत्येक महिला के लिए। देखिए कि सुबह 4 से 6, सुबह 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि 6 बजे तक बाकी सदस्य उठ जाते हैं। इसमें भी एक है कि कुछ महिलाएं जिनके बच्चे जैसे मान लो जल्दी स्कूल जाना होता है, ऐसी स्थिति के अंदर, ठीक है ना, उनके लिए 4 से 6 है। और जिनके घर में जैसे 10 बजे उठने का या 8 बजे उठने का है, तो वो महिलाएं चाहे तो 6 से 8 उठ सकती है या 4 से 8 भी उठ सकती हैं, पर नॉर्मली 4 से 6 का समय है। 4 से 6 में आप पढ़ सकती हैं, और 6 के बाद आप चाय वगैरह बनाने के अपने के जो रोज़ के कार्य उनमें व्यस्त हो सकती हैं। 4 से 6 पढ़ने के बाद ये हो गए आपके 2 घंटे। कितने घंटे? 2 घंटे पढ़े आप। फिर 4 से 6 फिर मुझे लग रहा है कि बच्चे वगैरह सब जो है 9:30 बजे तक, जिसने स्कूल जाना है वो स्कूल चला जाता है, जिसने ऑफिस जाना है वो ऑफिस चला जाता है, ठीक है ना, जिसने दुकान पर जाना है वो दुकान पर चला जाता है, इस तरह से। और कर कुरा के जैसे भी है 9:30 बजे तक चले जाते हैं। आपके पास 1.5 घंटा होता है आराम से। उस 1.5 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, उस 1.5 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, 11 से 4, अब उन्होंने 4 बजे घर पहुंचना है वापस। बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं उन्होंने तो 4 बजे क्या आना है, लेकिन बच्चे वगैरह आ जाएंगे। आप ये सोचो 4 बजे बाद आपकी शाम की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई, आपने शाम का खाने की तैयारी करनी है, जो भी सिस्टम है, ठीक है। तो 11 से 4 ये पढ़ सकते हैं आप, 11 से 4 पढ़ेंगे, ये फिर 5 घंटे हो गए आपके पास। अब 4 से लेकर 9 बजे तक, 4 से लेकर 5 घंटे हैं आपके पास। आपने जितना भी घर का काम करना है आप डट के कीजिए, ठीक है ना। 5 घंटे बहुत होते हैं घर का काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आ जाइए 9 बजे, रात को 9 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए, सारे काम खत्म करके। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 9, 10 और 11, 3 घंटे हो गए, ठीक है ना। अब कुल कितने घंटे हो गए, 2 और 5, 7 और 3, 10 घंटे। आप रोजाना 10 घंटे पढ़ सकते हैं इस तरह से। अब 11 से लेकर 4 बजे तक कितने हो गए, ठीक है ना, 5 घंटे नींद होगी। मुझे लग रहा है 5 घंटे नींद बहुत है। अगर कोई हेल्थ से अच्छा है, ठीक है ना, और उसको लगता है कि ठीक है, तो वो 7 दिनों में 3-4 दिन वो क्या कर सकता है, 11 से 12 भी कर सकता है, 12 से 1 भी कर सकता है। 3 घंटे सोए तो भी काफ़ी है। मतलब 7 दिनों का जो 7 दिन का जो सप्ताह रहता है, ठीक है ना, उसके अंदर वो इस तरह से 7 दिन का जो सप्ताह रहता है उसके अंदर इस तरह से किया जा सकता है 7 दिन में, कि कभी 11 से 12 कर दिया, कभी 1 कर दिया, तो वो 10 से 11 घंटे भी हो सकता है और 12 घंटे भी हो सकता है। इस तरह से आप ये टाइम टेबल बना सकते हैं। अब एक चीज़ और है, इसके अलावा आपने क्या करें,
कि एक तो चार्ट बना लें, चार्ट जरूर बनाएं, और एक रिकॉर्डिंग करें, ठीक है ना। एक क्या करें, चार्ट बना लें और एक रिकॉर्डिंग करें। अब आपको जो टॉपिक याद है उसके चार्ट बनाएं। चार्ट बना लिया, छोटे छोटे जो तथ्यात्मक जानकारी है, क्योंकि पढ़ने के बाद बाकी जो मतलब व्याख्यात्मक जानकारी, जो दूसरी विस्तृत जानकारी रहती है, वो तो हमें वैसे याद हो जाती है, कहानी टाइप रहती है। लेकिन जो तथ्यात्मक जानकारी होती है वो हमें क्या है, उस तरह से याद नहीं हो पाती है, उसको बार बार पढ़ने के बाद भी वो याद नहीं होती है। तो ऐसी तथ्यात्मक जानकारी को आप क्या करें, चार्ट बना लें, या जो A4 पेज आते हैं उन पर स्केच से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लें। स्केच से थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लें। मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये चार्ट, ये देखिए, ये थोड़ा सा फिर ही छोटा है, आप इससे भी बड़ा लिख सकते हैं। इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। ये चार्ट बनाकर आप क्या कर सकते हैं कि घर में जहाँ जहाँ आपको ज़्यादा रुकना पड़ता है, जैसे जो बर्तन साफ़ करने की जगह होती है, वहाँ अगर आपको बर्तन साफ़ करने की आवश्यकता पड़ती है या साफ़ करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर आप काफ़ी सारी जगह होती है, उस काफ़ी सारी जगह में आप काफ़ी सारे चार्ट लगा सकते हैं। अगर चार्ट लगाने की आपका घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, या घर में चार्ट लगाने की या सीधा पेज लगाने की अनुमति नहीं है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, मिस्त्री को बुलाकर 1 या 2 किले लगवा सकते हैं, और एक गत्ता टाइप या एक पतला सा कवर मतलब बोर्ड लाकर, ठीक है ना, उसके रस्सी बांध के, छेद निकाल के उसके रस्सी बांध के, और एक मिस्त्री को बुलाकर 1 या 2 किले लगवा लीजिए, और उस जो बोर्ड है उसके दोनों तरफ, उस बोर्ड के दोनों तरफ इस प्रकार के चार्ट लगा लीजिए और उस बोर्ड को टांग दीजिए, क्योंकि कील लगाने से आपकी दीवार भी खराब नहीं होगी और किसी प्रकार की उसकी सुंदरता में कोई अंतर भी नहीं आएगा। आप उस चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं। और ये चार्ट आप चाहें तो मेरे अंदाजे से आप अपनी रसोई में लगा सकते हैं और अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप मेरे अंदाजे से मतलब बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह वहाँ भी लगा सकते हैं आप चाहे तो। मैं तो साधारण बता रहा हूँ, क्योंकि आगे बढ़ना है तो सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। जो विद्यार्थी है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स का तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बॉयज़ जो है वो सभी हर जगह जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ हर जगह लगा कर रखते हैं। क्योंकि अगर हम 2 मिनट भी खड़े रहते हैं ना, जैसे मान लो मुझे 2 मिनट भी यहाँ खड़ा रहना पड़ा, तो मैं 2 मिनट के अंदर इस पेज को एक सरसरी निगाह से देख जाऊँगा, ये रिवाइज हो जाता है। अब रोज़ जब ये पेज दिख जाएगा तो फिर ये भूलूंगा कैसे, क्योंकि एक बार तो मैंने इसको याद किया है, उसके बाद मैंने इसको देखना होता है, क्योंकि याद तो हम एक बार तो सभी को करते हैं, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते तो भूल जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब जो इसका क्या टाइम होगा कि चार्ट बना लेंगे आप, ठीक है, फिर आप क्या करें, रिकॉर्डिंग करें। जो भी तथ्यात्मक जानकारी आपको याद नहीं होती है उसकी रिकॉर्डिंग कर लें खुद, ठीक है ना, खुद रिकॉर्डिंग करें अपने मुंह से, उससे आसानी होती है। जिस तरीके से आपने याद किया है, जिस लय में आपने याद किया है, उसी लय में उसको रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो काम है 4 से 6 के बाद आपने कितने घंटे काम किया। आपने काम किया 7 से लेकर 10 बजे तक, ये 3 घंटे आपने काम किया। कितने घंटे? 3 घंटे आपने अन्य काम किया। इन 3 घंटों में आपके कानों में अगर रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो 3 घंटों में से कम आप मानो 1 घंटा तो आपका कहीं नहीं गया। 1 घंटे की पढ़ाई आप 3 घंटों में से, 3 घंटे रिकॉर्डिंग चलेगी ना कान में, 3 घंटों में से 1 घंटा तो आप ले पढ़ोगे। मतलब 3 घंटे आपने कोई मैटर सुना है तो 1 घंटे का मैटर। पहली बात तो ये होती है कि अगर आपके पास एकाग्रता है तो 3 में से 2 भी ले पढ़ते हैं आप, लेकिन 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। 1 घंटे का मैटर आपको याद हो जाता है। फिर यहाँ क्या समय है? यहाँ है 5 से 8। अब ये कितने घंटे हो गए? ये हो गए 4 घंटे। अब इन 4 घंटों में भी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो कम से कम 1 घंटा आप इसमें से ले पड़े। कम से कम बता रहा हूँ, ये हो तो 2 घंटे, हो तो 4 घंटे, सारे याद हो जाएंगे। और इसी दौरान ये चार्ट भी लगा हुआ है, चाहे तो आप चार्ट देख सकते हैं। जहाँ बर्तन साफ कर रहे थे, जहाँ आप खाना बना रहे थे, वहाँ ये चार्ट भी देख सकते हैं। कभी आप चार्ट देखिए, कभी आप रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है ना। इस तरह से आप देखिए 10 घंटे हमने पहले निकाले, 2 घंटे हमने और निकाल लिए, तो कितने हो गए? 12 घंटे हो गए रोजाना के, ठीक है। ये कितने हो गए? 12 घंटे। इसके अलावा भी अगर आप नींद में कमी करें बीच बीच में, तो बीच बीच में आप 12 के 13 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी दिन एक्स्ट्रा कोई हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा काम हो जाए, इन घंटों में भी उठना पड़ जाए, तो आपके ये 2 घंटे एक्स्ट्रा है, तो मिनिमम आप 12 घंटे या 10 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हैं। और लगातार अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं मन लगाकर, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कोई समस्या मुझे तो नज़र आती नहीं। 10 घंटे पढ़ने के बाद तो 10, 12 और 12 घंटे ये निकल रहे हैं। और अगर घर वाले, ये तो तब है जब घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं उस लेवल पर, तब है। और अगर घर वाले लेवल पर साथ देते हैं
तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो ये सारे काम बहुत सीमित समय में हो जाते हैं और बाकी समय आपके पास बच जाता है। यहाँ तो मैंने आपको खुला समय दिया, जैसे 4 से 6 उठे, 6 से लेके आप 11 बजे तक, 6 से 7, 8, 9, 10, 11, 5 घंटे। अच्छा 7 से 10, 7, 8, 9, 10, 6 से 7, 8, 9, 10 और 11, 5 घंटे। ठीक है, यहाँ हो गए 5 घंटे हुए हैं। तो 5 घंटों में से आप 2 घंटे ले पड़ेंगे। 2 और 1 कितने हो गए? 3, 3 और 10 13 घंटे हो रहे हैं। ठीक है ना। और ये मैंने कितने दिए? 5 घंटे दिए थे। 5 घंटे अगर मतलब ये तो उनके लिए, अगर घर में साथ देने वाले हैं तो ये काम 2 घंटे में हो सकता है, 3 घंटे यहाँ से भी बच जाते हैं। तो मैं तो उनके लिए जिनके बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है उनके लिए ये सारणी बनाई है। अब रिकॉर्डिंग हो गया। रिकॉर्डिंग में भी क्या होता है कि हम यूट्यूब पर, जैसे कुछ बच्चे यूट्यूब पर कोर्स ले रखा है वो देख रहे हैं। अगर यूट्यूब पर कोर्स ले रखा है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, सुनिए आप। लेकिन आपने क्या करना है कि कोर्स ही सुनना है। और अगर यूट्यूब पर आप पढ़ रहे हैं तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि एक ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप बना लीजिए स्वयं के नंबर से और व्हाट्सएप पर, और एक अपने हस्बैंड या किसी के भी ले लीजिए, घर में किसी के भी नंबर का एक ग्रुप बना लीजिए। और जो भी क्लास आप यूट्यूब पर देखते हैं और आपको पसंद आ गई, आपको लगे कि ये बहुत अच्छी है, तो उसी को, ठीक है ना, उसी को ही आप उस ग्रुप में डाल दें पढ़ने के लिए। ठीक है ना, ताकि आप फिर वापस और ये ध्यान लगा लें कि इस ग्रुप में जो भी क्लासें हैं वो मैंने पढ़ी हैं, वो मैंने देखी हैं और इनको मैंने रिवाइज करना है। और जो आप YouTube से देख रहे हैं उन क्लासों के बारे में अपने पाठ्यक्रम में भी लिखें कि मैंने ये जो क्लास है इस जगह से देखी है और इससे मैंने रिवाइज करनी है। कहने से तात्पर्य है कि कोई बिंदु मान लो, जैसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, आपने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है साथ में अपनी बुक से पढ़ा है, तो पाठ्यक्रम में आप क्या लिखेंगे? बुक से। ठीक है ना, जिस भी बुक से आपसे पढ़ा उस बुक का नाम लिख लीजिए, पृष्ठ संख्या लिख लीजिए, ओब्लिक लगाकर उसके साथ आपने क्या लिखना है? ओब्लिक लगाकर आपने लिखना है कि ये जो है मैंने उस वीडियो से पढ़ा है, इस सर के वीडियो से मैंने ये पढ़ा है। और वो वीडियो आपका उस ग्रुप में पढ़ा मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि अपनी तरफ से उस वीडियो में कुछ जोड़ के नाम लिख के उसका नीचे नाम जरूर लिखें। बाद में सर्चिंग मारने से वो आसानी से मिल जाता है, नहीं तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन ऐसे ही मत देखिए कि मैं अब खाना बना रही हूँ या मैं देख रही हूँ तो किसी भी सर का वीडियो निकाला, जैसे आज मेरा देख लिया हिंदी का भी सर उपन्यास क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और कल किसी और सर का उपन्यास देख लिया, अगले दिन किसी और का देख लिया। ऐसे ना देखें, हर किसी की वीडियो ना देखें, फिक्स कर लें और एक जो टॉपिक है उससे एक ही सर के वीडियो देखें और उन वीडियो को फिर बार बार आप देखते रहें ताकि आपको याद हो उसकी। रिवाइज जरूर करें। क्या महिलाओं के पास समय अभाव के कारण रिवाइज नहीं हो पाता है। एक बिंदु को याद करने के बाद फिर से जब तक उसका नंबर आएगा घूम के, तब तक उसको बहुत लंबा समय आ जाएगा। तो अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, मतलब जो जितने भी शिक्षक हैं वो सभी ये बताते हैं कि साथ साथ रिवाइज जरूर करें, लेकिन विद्यार्थी जो है वो 90% विद्यार्थी जो है वो यही करते हैं कि वो रिवाइज नहीं करते। उनके एक लगन लगी रहती है कि किसी तरह से पाठ्यक्रम एक बार पूरा कर दें, किसी तरह से पाठ्यक्रम एक बार पूरा कर दें, किसी तरह से पाठ्यक्रम एक बार पूरा कर दें। उस पाठ्यक्रम के चक्कर में क्या होता है कि पहली बार जिस बिंदु को हमने पढ़ा था, जब हम पूरा पाठ्यक्रम करके वापस आते हैं तो उसमें इतना समय बीत जाता है कि वो जो पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वो ऐसा हो जाता है जैसे पहले हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। और पढ़ा ही होता है तो ऐसे लगता है जैसे याद सा लगता है कि हाँ पढ़ा तो था, पता नहीं क्या था, पढ़ा तो था। अब जिसको याद किया है वो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए, लेकिन आप साथ साथ करते रहेंगे तो आप एक सरसरी निगाह मारनी पड़ेगी, सरसरी निगाह मारते ही वो रिवाइज हो जाता है, फिर आगे चलिए। इस तरह से एक गैप बना लीजिए कि इतने घंटे मैंने रिवाइज करना ही करना है, तो वो घंटे आप निकाल लीजिए, उन घंटों में आप उनको रिवाइज जरूर कीजिए। कुछ टॉपिक रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रिवाइज का समय जरूर रखिए कि मैंने इनको रिवाइज करते जाना है साथ साथ में, ठीक है ना। प्रत्येक बिंदु का जैसे आपने सब्जेक्ट और ले रखा है, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 2 होते हैं, जो भी जैसे भी आपके बिंदु आपने छांट रखे हैं, ये बिंदु मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, तो उस बिंदु के जो पीछे वाले उस बुक के जो चैप्टर हैं उनको कैसे रिवाइज करना है और पढ़े हुए कितना समय हो गया, किसको रिवाइज करना जरूरी है। तो 7 रोज़ का समय निकाले, उस समय में जो पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करते रहें, ये जरूर करना है आपने, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स अवश्य बना ले, एक शॉर्ट नोट्स बनते हैं वो अवश्य बनाए आप, महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि प्रत्येक बिंदु, जो भी बिंदु आप पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का चाहे वो 10 पेज में है, चाहे 15 पेज में है, चाहे वो 20 पेज में, उसकी मुख्य बातें और उसकी तथ्यात्मक जानकारी को लेते हुए 1 या 2 पेज पर उसके शॉर्ट नोट्स अवश्य बना ले, ताकि
जब भी आपको मौका मिले आप उसको रिवाइज मार सकें। तो रिवाइज से क्या होता है कि उसमें मुख्य मुख्य बातें होती है। शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि बिंदु को पढ़ते उसके बारे में उसकी कहानी याद आ जाए। जैसे हम MA BEd में जाते हैं ना, टॉपिक याद कर लेते हैं किसी भी प्रश्न के टॉपिक, जो उसको एक बार पढ़ लेते हैं पूरे प्रश्न उत्तर को, ठीक है ना, और उसके बाद उसके क्या टॉपिक हम अच्छे से याद कर लेते हैं, और वहाँ जाते ही हमें वो टॉपिक लिखते ही या वो बिंदु लिखते ही हमें वो पूरी उसकी कहानी याद आ जाती है। तो वही स्थिति यहाँ रहती है। तो शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं, वो नोट्स के आपको रिवाइज के भी काम आएंगे। और दूसरा, वो जब आप पेपर देने जाएंगे तब भी, क्योंकि पेपर देने जाते वक्त, एग्ज़ाम देने जब आप जा रहे हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर ले पूरी बुक को आप नहीं पढ़ सकते कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि पढ़ना भी एक समय है ना, समय तो लगेगा ना। अब अगर 500 पेज की 500 पेज की किताब है कम से कम, और 500 क्या, नॉर्मली किसी भी एग्जाम के लिए कम से कम हमें 1000 पेज पढ़ने पड़ते हैं कम से कम। अगर 1000 पेज आपको पढ़ने पड़ रहे हैं तो 1000 पेज पढ़ने में टाइम तो लगता है ना, ठीक है ना। तो जब 1000 पेज पढ़ के वापस जब आओगे तो फिर वो स्थिति रहेगी। इससे अच्छा ये है कि जाते समय रिवाइज के लिए आप इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स होंगे तो वो 1000 पेज के ही 10 पेज बन जाए, 100 पेज बन जाएंगे। अब एक 100 पेज पढ़ना, 100 पेज आप 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ देंगे आराम से। पहली बात तो घंटे में नहीं, 2 घंटे में आप पढ़ देंगे। 2 घंटे में पढ़ देंगे तो वो बस इस तरह से, और उनको बार बार करें, उनको बार बार रिवाइज करते रहे मुख्य बिंदुओं को। तो इस तरह से ये रणनीति है, ये टाइम टेबल है। अगर किसी प्रकार की और भी समस्या आ रही है तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका कोई न कोई जो है हल हम निकाल पाएँ। तो मेरी तरफ से सभी घरेलू महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप विश्वास रखिए मेरी जानकारी के अंदर बहुत से ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी, भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी, ठीक है ना, जिसके बारे में मैं यहाँ बखान नहीं करना चाहता, भयंकर विपरीत परिस्थितियों में भी, बिल्कुल प्रतिकूल, ठीक है ना, परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार प्रयास करते रहे। उनके बारे में मतलब 99% लोगों की सोच यही थी कि नहीं हो सकता, ठीक है ना, बिना मतलब के ये प्रयास हो रहे हैं, ठीक है ना। हर तरफ से हारी हुई महिलाओं ने भी मेरी आंखों के सामने जीत हासिल किया, 1 2 नहीं, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है ना। तो मुझे विश्वास है कि आप भी अवश्य जीत हासिल करेंगे। मेरी शुभकामनाएं दिल से आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। और क्लास अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करना और कमेंट अवश्य लिखना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से।